An inductor of 0.5 millihenry, a capacitor of 20 microfarad and a resistance of 20 ohm are connected in series with a 220 volt AC source. ठीक है, यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं है AC सोर्स के साथ, मतलब ये RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स है. ओके, मैं डायग्राम बना लेता हूँ. ये एक इंडक्टर है, कितने का है 0.5 मिली हेनरी का. इसके साथ एक कैपेसिटर लगा है 20 माइक्रोफैरेड का, और एक रेजिस्टेंस है, कितने का रेजिस्टेंस है 20 ओम का. ये कनेक्टेड है सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ. ये एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू उसने दिया है, यानी मैं लिख लेता हूँ ई आर एम एस इज इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट. जब भी कुछ मेंशन नहीं होता तो आरएमएस वैल्यू दी हुई होती है. आगे का स्टेटमेंट, इफ द करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ, करंट और ईएमएफ सेम फेज में है. करंट और ईएमएफ सेम फेज में है. ये कब होता है? अगर करंट और ईएमएफ सेम फेज में हो जाएं तो हम जानते हैं ये रेजोनेंस की कंडीशन बनती है, यानी यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा. क्योंकि थोड़ा सा एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं. ये हमारे पास डायग्राम होंगी जिसमें फेजर डायग्राम हम यहाँ करंट बनाते हैं, तो जहां करंट बनाया जाता है वहीं ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर बनाया जाता है, और ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर ऊपर और ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर नीचे. अभी हम कंसीडर करते हैं कि ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टर ज्यादा है. इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको नेट वैल्यू मिलेंगी जिसे हम कहते हैं EL माइनस EC. क्योंकि करंट सेम होता है इसलिए यही बराबर हो जाता है XL माइनस XC के, और ये आ जाता है हमारा रिजल्टेंट ईएमएफ, और ये बनता है उनके बीच का फेज एंगल. लेकिन उसने कहा है कि यहाँ फाई की वैल्यू 0 है क्योंकि ईएमएफ और करंट सेम फेज में है. इसका मतलब ऑपोजिट साइड 0 होना चाहिए. इसका मतलब XL माइनस XC का वैल्यू 0 होना चाहिए. इसका मतलब XL शुड बी इक्वल टू XC, यानी रेजोनेंस की कंडीशन होगी अगर ईएमएफ और करंट सेम फेज में हो तो. ठीक है, यहां से पता चला कि उसने कहा है इफ द करंट इज इन सेम फेज विद द ईएमएफ, मतलब EL और EC बराबर बराबर है, XL और XC बराबर बराबर है. आपको पता क्या करना है, द मैक्सिमम करंट. आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट नहीं मालूम करना, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मालूम करना है. मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज अंडर रूट एक्स ए. उसने दिया है मैक्सिमम करंट की वैल्यू अंडर रूट एक्स ए है, तो आपको एक्स की वैल्यू मालूम करना है. अब हम ओहम्स लॉ यूज करेंगे. ओहम्स लॉ यू कहता है कि I इज इक्वल टू V बाई आर, लेकिन हमको इंफॉर्मेशन ERMS की दी हुई है, इसलिए पहले हम पता करेंगे IRMS. उसके बाद हम IRMS का फॉर्मूला यूज करेंगे, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू. वहां से हमको आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी. चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, I इज इक्वल टू, यहाँ मैं IRMS की बात कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू V या E, लेकिन आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय R, जो यहाँ के केस में Z के बराबर हो जाएगा. लेकिन हम जानते हैं कि Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, है ना. लेकिन यहाँ के केस में XL और XC सेम है तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, मतलब Z बराबर हो जाएगा R के. अब ये इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस होंगे. हम IRMS की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसने दिया है ERMS कितना है, ERMS है 220, ERMS है 220 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू या Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू R के बराबर, और रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो यहाँ 20 से डिवाइड कर लेता हूँ, 0 0 को कैंसिल करेगा. इसका मतलब IRMS कम्स आउट टू बी कितना 11 एम्पियर. 11 एम्पियर का IRMS की वैल्यू हमको मिल चुकी है. लेकिन हमको मालूम क्या करना है, हमको मालूम करना है I नॉट. हम जानते हैं IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, बराबर आई नॉट बाय रूट टू. यहाँ से पता चला आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ IRMS. IRMS यानी लिखा जा सकता है आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू, और IRMS की वैल्यू कितनी आई अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है वो 11. अगर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेकर चले जाए तो 11 का स्क्वायर होकर अंदर जाएगा जो है 121. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आई आई नॉट की वैल्यू. उसने क्वेश्चन में दिया है कि आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम करंट कितना है अंडर रूट एक्स, यानी हम लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई है अंडर रूट 242. कंपेयर करने पर पता चलेगा कि x बराबर हो गया 242 के, यानी x शुड बी इक्वल टू 242. यही हमारा आंसर होगा, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा.